हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस लेक्चर में देखेंगे बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों के भाग 9 को, यानी बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 9 को। अब तक हमने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी या समझी थी वो आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर ली। इस लेक्चर में हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, अंत में हम इन सभी का सारांश देखेंगे, ठीक है। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। सो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this tag and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है। निम्नलिखित में से कौन एक निवेश सलाहकार अनुशासन है? विकल्प है कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ऑफशोर बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर ट्रेड फाइनेंस। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है वेल्थ मैनेजमेंट। स्पष्टीकरण, वेल्थ मैनेजमेंट एक निवेश सलाहकार अनुशासन है जो उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय सेवाएं और निवेश रणनीतियां प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें एक ग्राहक के वित्तीय जीवन के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें निवेश प्रबंधन, वित्तीय योजना, कर रणनीति और स्टेट योजना शामिल है। इसलिए वेल्थ मैनेजमेंट की एकमात्र विकल्प है जो विशेष रूप से निवेश सलाहकार अनुशासन के विवरण में फिट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपनी की कमाई या मुनाफे का वह हिस्सा जो शेयर धारकों को दिया जाता है उसे कहा जाता है। विकल्प है पूंजीगत लाभ, कर, उधार पर ब्याज, लाभांश या दंडात्मक ब्याज। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, लाभांश। स्पष्टीकरण, लाभांश कंपनी की कमाई का वह हिस्सा है जो निवेश पर रिटर्न के रूप में उसके शेयर धारकों को वितरित किया जाता है। जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो वह उन लाभों को व्यवसाय में पुनर्निवेश करने या लाभांश के रूप में शेयर धारकों को उनका एक हिस्सा देने का विकल्प चुन सकती है। इस प्रकार लाभांश सही उत्तर है क्योंकि वह विशेष रूप से शेयर धारकों को दिए गए मुनाफे को दर्शाते हैं। तीसरा प्रश्न है, नाबार्ड के कार्य को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपके विकल्प हैं निवेश और औद्योगिक वित्त बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉर्पोरेट बैंक और विदेश बैंकिंग इकाइयां, निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्पष्टीकरण, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुख्य रूप से भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि के विकास और समर्थन के लिए जिम्मेदार है। यह निम्नलिखित के विनियमन और पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकारी बैंक, यह बैंक उनके सदस्यों द्वारा स्वामित्व और संचालित होते हैं
और नाबार्ड उनके कार्यों की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यह बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्रेडिट प्रदान करने और विकसित करने के लिए स्थापित किए गए थे, जो नाबार्ड ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी निगरानी करता है। इसलिए नाबार्ड की मुख्य जिम्मेदारी सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ है। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार ने उधार के लिए वित्त पोषण योजना की घोषणा की है। इस योजना के लाभार्थी कौन है? विकल्प है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, राज्य सरकारों के वित्त विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, वाणिज्यिक बैंक। स्पष्टीकरण, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फंडिंग फॉर लैंडिंग योजना का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों के, विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कृषि, आवास और छोटे व्यवसाय के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत सरकार वाणिज्यिक बैंकों को कम ब्याज दर पर धन प्रदान करती है, जिससे ये बैंक अंतिम उधारकर्ताओं को अधिक आसानी से और कम दरों पर ऋण दे सकते हैं। मुख्य बिंदु, लाभार्थी के रूप में वाणिज्यिक बैंक, इस योजना के प्राथमिक लाभार्थी वाणिज्यिक बैंक हैं। उन्हें सरकार से धन प्राप्त होता है, जो उन्हें विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक धनराशि कम दरों पर उधार देने की अनुमति देता है। इस योजना का उद्देश्य बैंकों को उन व्यवसाय और व्यक्तियों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो अन्यथा उच्च उधार लागत का सामना कर सकते हैं या ऋण के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वाणिज्यिक बैंकों को अधिक धनराशि प्रदान करके इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना है, जिससे विकास को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न क्षेत्रों को समर्थन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस संस्था के तहत बैंक संबंधित कंपनियों के एजेंट के रूप में बीमा उत्पाद बेचते हैं उसे कहा जाता है। विकल्प है बीमा संयुक्त उद्यम, बैंक एश्योरेंस मॉडल, हाइब्रिड बीमा मॉडल, बीमा ब्रोकिंग, एकीकृत मॉडल। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है आपका बैंक एश्योरेंस मॉडल। स्पष्टीकरण, बैंक एश्योरेंस शब्द का तात्पर्य बैंक और बीमा कंपनी के बीच साझेदारी या सहयोग से है। यहाँ बैंक अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचते हैं। इस व्यवस्था में बैंक बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ बीमा खरीदने का एक सुविधाजनक चैनल मिलता है। बैंक एश्योरेंस के मुख्य बिंदु, दो लाभ, ग्राहक एक ही स्थान पर बैंकिंग और बीमा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जबकि बैंक बीमा उत्पाद बेचने से कमीशन और शुल्क के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व कमा सकते हैं। नियामक ढांचा, इस व्यवस्था को वित्तीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है और बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना होता है कि वह अपने ग्राहकों को उपयुक्त बीमा उत्पाद प्रदान करें। उत्पादों के प्रकार, पेश किए गए उत्पादों में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सामान्य बीमा शामिल हो सकते हैं अन्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस प्रक्रिया द्वारा एक जीवन बीमा पॉलिसी धारक एक पॉलिसी अनुबंध के तहत सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज को किसी तीसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है उसे कहा जाता है। विकल्प है पॉलिसी का असाइनमेंट, पॉलिसी का हाइपोथिकेशन, पॉलिसी का पुनर्निवेश, पॉलिसी का नेगोशिएशन, पॉलिसी का नामांकन। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, पॉलिसी का असाइनमेंट। स्पष्टीकरण, पॉलिसी का असाइनमेंट उस प्रक्रिया को संबंधित करता है जिसके द्वारा एक जीवन बीमा पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत सभी अधिकार, शीर्षक और रुचि को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। इसका मतलब है असाइनिंग।
जिसे अधिकार प्राप्त हो रहे हैं उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो पॉलिसी धारक के पास थे, जिसमें पॉलिसी से लाभ या भुगतान प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। पॉलिसी का हाइपोथिकेशन आमतौर पर एक संपत्ति का उपयोग ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में करने का संबोधित करता है, जबकि स्वामित्व बनाए रखा जाता है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार हस्तांतरित करना शामिल नहीं है। पॉलिसी का पुनर्निवेश यह आमतौर पर पॉलिसी से प्राप्त लाभ या आय का उपयोग करके और निवेश खरीदने की प्रक्रिया को संबंधित करता है, ना कि अधिकारों का हस्तांतरण। पॉलिसी का नेगोशिएशन यह शब्द बीमा के संदर्भ में आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है और अधिकारों के हस्तांतरण को संबंधित नहीं करता है। पॉलिसी का नामांकन यह उस प्रक्रिया को संबंधित करता है जहां पॉलिसी धारक एक लाभार्थी को नामित करता है और पॉलिसी धारक की मृत्यु पर लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन यह पॉलिसी के अधिकारों को हस्तांतरित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो क्रेडिट की अवधारणा मुख्य रूप से केंद्रित होती है। विकल्प है आवश्यकता पड़ने पर उपयोग को सुगम बनाना, बचत को सुरक्षित स्थान पर रखना, जमा स्वीकार करना, गरीबों को ऋण प्रदान करना, पैसे हस्तांतरित करना। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है गरीबों को ऋण प्रदान करना। स्पष्टीकरण माइक्रो क्रेडिट का तात्पर्य व्यक्ति को विशेष रूप से निर्गम आय समुदायों में छोटे ऋण प्रदान करने से है, ताकि वह छोटे व्यवसाय शुरू या विस्तारित कर सके। माइक्रो क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य गरीबों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जो आमतौर पर पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं रख सकते हैं। यह अवधारणा व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सही उत्तर गरीबों को ऋण प्रदान करना है, क्योंकि यह माइक्रो क्रेडिट के उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन 8, एक इक्विटी शेयर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है साधारण शेयर, डिबेंचर, परिवर्तनीय शेयर, सुरक्षा रसीद, पसंदीदा स्टॉक। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तो सही उत्तर है साधारण शेयर। स्पष्टीकरण एक इक्विटी शेयर को आमतौर पर साधारण शेयर के रूप में जाना जाता है। यह किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है और शेयरधारकों को आम बैठकों में वोट देने और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार देता है। इक्विटी शेयर कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के शेयर होते हैं। इस प्रकार सही उत्तर साधारण शेयर है, क्योंकि यह इक्विटी शेयरों का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 9 है ईएमवी का संक्षिप्त रूप किसके लिए है? विकल्प है यूरोपीय सीमांत फंड, अपेक्षित मौद्रिक मूल्य, आवश्यक मासिक वाउचर, यूरोप मास्टर कार्ड और वीजा, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यूरोपीय मास्टर कार्ड और वीजा। स्पष्टीकरण ईएमवी का मतलब यूरोपीय मास्टर कार्ड और वीजा है, जो चिप कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान लेन देन के लिए एक वैश्विक मानक है। ईएमवी तकनीक कार्ड लेन देन की सुरक्षा को बढ़ाती है, क्योंकि कार्ड में एम्बेडेड चिप अद्वितीय लेन देन कोड उत्पन्न करती है, जिससे धोखेबाजों के लिए इसे दोहराना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टैंकिंग एनबीएफसी के बारे में सही नहीं है? विकल्प है वह हालिया वैश्विक मंदी के बाद अस्तित्व में है। 100 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति वाले एनबीएफसी को एनबीएफसी एनडीएनआईएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन पर प्रूडेंशियल रेगुलेशंस लागू होते हैं। इसे 2006 में बनाया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है वह हालिया वैश्विक मंदी के बाद अस्तित्व में है। स्पष्टीकरण स्थापना का संदर्भ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टैंकिंग एनबीएफसी को
2007 से 2008 के बीच वैश्विक वित्तीय संगठन के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में विशेष रूप से स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि एनबीएफसी के आसपास की अवधारणा और नियामक ढांचा कुछ समय से विकसित हो रहा था। संकट ने वित्तीय संस्थानों, जिसमें एनबीएफसी भी शामिल है, के बेहतर विनियमन की आवश्यकता को उजागर किया, लेकिन यह संस्थाएं संकट से पहले भी मौजूद थीं। नियामक विकास। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने संकट के बाद एनबीएफसी को अधिक सख्ती से वर्गीकृत और विनियमित करने के कदम उठाए। हालांकि एनबीएफसी एनडीएसआई का वर्गीकरण स्वयं मंदी का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था, बल्कि वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के प्रयासों की निरंतरता थी। अन्य विकल्प। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले एनबीएफसी को वास्तव में एनबीएफसी एनडीएसआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सही नहीं है। जो सही है। प्रुडेंशियल नियम लागू होते हैं, वो भी सही है। जबकि विशेष नियामक ढांचा समय के साथ विकसित हुआ। यह कथन भ्रामक हो सकता है, लेकिन इसे अक्सर औपचारिक दृष्टिकोण से जारी होने के संदर्भ में व्याख्यात किया जाता है। इनमें से कोई नहीं का अर्थ है सभी पिछले कथन सही हैं, जो कि सही नहीं है क्योंकि विकल्प ए भ्रामक है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? विकल्प है संपत्ति कर, निगम कर, मूल्य वर्धित कर, स्टेट कर, आयकर। उदाहरण देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है मूल्य वर्धित कर। स्पष्टीकरण। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर है जो सीधे किसी व्यक्ति या संगठन की आय या लाभ पर नहीं लगाया जाता। इसके बजाय इसे वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है और उपभोक्ता इन करों का भुगतान तब करते हैं जब वह वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं। कर को एक मध्यस्थ जैसे खुदरा विक्रेता द्वारा उपभोक्ता से एकत्रित किया जाता है और फिर सरकार को भुगतान किया जाता है। मूल्य वर्धित कर अप्रत्यक्ष कर एक क्लासिक उदाहरण है। इसे उत्पादन के प्रत्येक चरण में उस चरण से जोड़े गए मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, जिसे अंततः इसे अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार तकनीकी उत्पन्न के लिए संशोधित क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत अधिकतर ऋण सीमा क्या है? विकल्प है 10 लाख, 40 लाख, 78 लाख, 100 लाख या 150 लाख। उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 100 लाख। स्पष्टीकरण। संशोधित क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत भारत सरकार छोटे और मध्यम उद्यमों को तकनीकी उन्नत करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य उन उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना ताकि वे आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्राप्त कर सके। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 1 करोड़ या 100 लाख है। इसका मतलब है कि पात्र एसएमई इस राशि तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं ताकि वह अपनी तकनीकी उन्नति का समर्थन कर सके। योजना के तहत सब्सिडी ऋण राशि 1% है, जिससे यह उन व्यवसाय के लिए अधिक आकर्षित हो जाता है जो अपने सिस्टम को उन्नत करने में निवेश करना चाहते हैं। इसलिए तकनीकी उन्नयन के लिए संशोधित CLCCS के तहत अधिकतर ऋण सीमा 100 लाख है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मॉर्गेज गारंटी निगम के कार्यों में सही? विकल्प। यह ऋणदाताओं द्वारा लिए गए जोखिम को कम करता है, बैंकों को मॉर्गेज गारंटी प्रदान करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मॉर्गेज गारंटी प्रदान करता है, लोगों के लिए कम डाउन पेमेंट राशि के साथ होम लोन प्राप्त करना आसान बनाता है। उपरोक्त सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण। भारतीय मॉर्गेज गारंटी निगम उद्देश्य भारत में आवास वित्त क्षेत्र को सुविधाजनक बनाना है। प्रत्येक विकल्प का विवरण दिया गया है। जैसे पहला, ऋणदाताओं द्वारा लिए गए जोखिम को कम करता है। आईएमजीसी मॉर्गेज ऋणों पर गारंटी प्रदान करके ऋणदाताओं के लिए जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे ऋणदाताओं को क्रेडिट देने में अधिक इच्छुक बनाता है। यह बैंकों को मॉर्गेज गारंटी प्रदान करता है। आईएमजीसी विशेष रूप से बैंकों को मॉर्गेज गारंटी प्रदान करता है, जिससे उन्हें गृह ऋण से जुड़े जोखिम को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह आवास वित्त कंपनियों को मॉर्गेज गारंटी प्रदान करता है। बैंकों के अलावा आईएमजीसी
आवास वित्त कंपनियों को भी मॉर्गेज गारंटी प्रदान करता है, जिससे आवास वित्त बाजारों को और बढ़ावा मिलता है। यह लोगों के लिए कम डाउन पेमेंट राशि के साथ गृह ऋण प्राप्त करना आसान बनाता है। गारंटी प्रदान करके आईएनजीसी ऋणदाताओं को कम डाउन पेमेंट आवश्यकताओं के साथ ऋण देने में सक्षम बनाता है, जिससे गृह स्वामित्व अधिक सुलभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद आरक्षित अनुपात किस रूप में बनाए रखा जाना चाहिए? विकल्प है न्यूनतम नकद भंडार, सोना, स्वीकृत प्रतिभूतियां, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है न्यूनतम नकद भंडार। स्पष्टीकरण, नकद आरक्षित अनुपात एक बैंक की कुल मांग और समय देनदारियों का वह प्रतिशत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद भंडार के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि बैंकों के पास अपने ग्राहकों की निकासी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरल नकदी उपलब्ध हो। न्यूनतम नकद भंडार, बैंकों को आरबीआई के साथ नकद रूप में सीआरआर बनाए रखना होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखा होता है। सोना और स्वीकृत प्रतिभूतियां, जबकि बैंक अपने समग्र संपत्ति पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में सोना और प्रतिभूतियां रख सकते हैं, यह वह रूप नहीं है जिनमें सीआरआर आरबीआई के साथ बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए सही उत्तर है न्यूनतम नकद भंडार, क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सीआरआर बनाए रखने की वास्तविक आवश्यकता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रिवर्स मर्जर को सही ढंग से समझाता है? विकल्प है यह एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा एक निजी कंपनी का अधिग्रहण है। इसे विशेष अधिग्रहण के रूप में भी जाना जाता है। निजी तौर पे कारोबार करने वाली कंपनी को शैल कहा जाता है। इसमें अधिग्रहण करने वाली कंपनी की पूंजीकरण की पुनर्गठन शामिल है, उपरोक्त सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है इसमें अधिग्रहण करने वाली कंपनी की पूंजीकरण का पुनर्गठन शामिल है। स्पष्टीकरण, रिवर्स मर्जर एक लेन देन है जिसमें एक निजी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी का अधिग्रहण करती है ताकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक होने की लंबी और अक्सर महंगी प्रक्रिया को बाईपास किया जा सके। जबकि विकल्प ए, बी और सी में कुछ सच्चाई के तत्व हो सकते हैं, वह पूरी तरीके से यह नहीं समझाते कि रिवर्स मर्जर क्या होता है। पूंजीकरण का पुनर्गठन, एक रिवर्स मर्जर में सार्वजनिक कंपनी अक्सर शेल कंपनी के रूप में संबंधित की पूरी संरचना का पुनर्गठन किया जाता है। इसमें इक्विटी, ऋण और कंपनी की समग्र वित्तीय संरचना में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। निजी कंपनी आमतौर पर नियंत्रित इकाई बनाई जाती हैं और सार्वजनिक कंपनी के पिछले शेयरधारकों का एक नई इकाई में अलग हिस्सा हो सकता है। अधिग्रहण पहलू, जबकि ए में कहा गया है कि इसमें एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा एक निजी कंपनी का अधिग्रहण शामिल है, वास्तव में यह एक विपरीत कंपनी है। एक निजी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी का अधिग्रहण करती है और ये गलत प्रस्तुति भ्रम पैदा कर सकती है। विशेष अधिग्रहण और शेल कंपनी, जबकि बी और सी में प्रासंगिक शब्द शामिल हैं, वह रिवर्स मर्जर की अवधारणा को इस तरीके से सटीक रूप से परिभाषित नहीं करते हैं जो संरचनात्मक परिवर्तनों और ऐसे लेन देन के पीछे के इरादे को व्यक्त करता हो। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में एक निश्चित जमा के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? विकल्प हैं 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 7 दिन। स्पष्टीकरण, भारत में एक निश्चित जमा यानी एफडी को खोलने के लिए न्यूनतम अवधि आमतौर पे 7 दिन होती है। इसका मतलब है कि बैंक ग्राहकों को 1 सप्ताह की अवधि के लिए एक निश्चित जमा बनाने की अनुमति देते हैं। इस तर्क का विश्लेषण है जमाकर्ताओं के लिए लचीलापन। 7 दिनों की न्यूनतम अवधि की पेशकश करने से व्यक्तियों या व्यवसाय में लचीलापन मिलता है जो अपनी निधियों को लंबे समय तक प्रतिबद्ध नहीं करना चाहते हैं। मानक प्रथा, अधिकांश बैंक इस 7 दिन की न्यूनतम अवधि का पालन करते हैं।
हालांकि वे अक्सर लंबी अवधि के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे 15 दिन, 30 दिन और उससे अधिक। ब्याज दरें। एफडी अल्पकालिक जैसे 7 दिन के लिए है। इस तरह की जमा पर दी गई ब्याज दरें लंबी अवधि की जमा की तुलना में कम हो सकती हैं। सही उत्तर 7 दिन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में वस्तु विनिमय का मुख्य नियामक है। विकल्प हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अग्रिम बाजार आयोग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। स्पष्टीकरण। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन भारत में वस्तु विनिमय का मुख्य नियामक था, जब तक कि इसे 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ विलय नहीं किया गया। इस विलय के बाद सेबी ने वस्तु बाजार के साथ साथ प्रतिभूति बाजारों में नियमन का कार्यभार संभाल लिया। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन विलय से पहले एफएमसी भारत में वस्तु फायदा बाजार के नियमन और प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार था। यह वस्तु विनिमय के कार्य को देखता था और सुनिश्चित करता था कि बाजार सुचारू रूप से संचालित हो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विलय के बाद सेबी प्रतिभूति और वस्तु दोनों के लिए व्यापक नियामक प्राधिकरण बन गया। हालांकि विलय से पहले के मुख्य नियामक संदर्भ में एफएमसी सही उत्तर है, इसलिए विलय से पहले के नियामक परिदृश्य को दर्शाते हुए सबसे अच्छा उत्तर है डी, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट में एक संपत्ति का गठन नहीं करती है। विकल्प है नकद, प्राप्त करने योग्य राशि, उपकरण और औजार, पूंजी स्टॉक या फिर इनमें से सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पूंजी स्टॉक। स्पष्टीकरण। कंपनी की बैलेंस शीट के संदर्भ में संपत्तियां वह संसाधन है जो कंपनी के पास होते हैं और जिनका आर्थिक मूल्य होता है। यहाँ विकल्पों का विश्लेषण है। पहला, नकद। यह एक संपत्ति है क्योंकि यह कंपनी के पास उपलब्ध तरल धन का प्रतिनिधित्व करता है। प्राप्तियां, यह उन पैसों का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहकों या अन्य संस्थानों द्वारा कंपनी को दिए जाने हैं और इसे एक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और उपकरण, यह संचालन में उपयोग की जाने वाली ठोस संपत्तियां हैं, इसलिए इन्हें भी बैलेंस शीट में संपत्तियों के रूप में शामिल किया जाता है। पूंजी स्टॉक, यह इन इक्विटी का पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कंपनी ने शेयरों के जारी करने के माध्यम से जुटाई हैं, जबकि वह कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसे संपत्ति नहीं माना जाता। इसके बजाय यह बैलेंस शीट पर शेयरधारकों की इक्विटी का हिस्सा है। इनमें से सभी, चूंकि पूंजी स्टॉक संपत्ति का गठन नहीं करता है, यह विकल्प गलत है, इसलिए सही उत्तर है पूंजी स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट जोखिम की स्थितियों को सही ढंग से समझाता है। विकल्प है, एक व्यवसायी या उपभोक्ता एक व्यापार चालान का भुगतान समय पर नहीं करता है, एक व्यवसाय एक कर्मचारी की अर्जित मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं करता है, एक दिवालिया बीमा कंपनी एक पॉलिसी दायित्व का भुगतान नहीं करती है, एक उपभोक्ता एक बंधक पर देय भुगतान करने में विफल रहता है, या फिर इनमें से सभी। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ई, इनमें से सभी। स्पष्टीकरण। क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को संबंधित करता है जो उधारकर्ता के ऋण चुकाने या संविधानात्मक दायित्व को पूरा करने में असमर्थता से उत्पन्न होता है। सूचीबद्ध प्रत्येक विकल्प एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां क्रेडिट जोखिम उत्पन्न हो सकता है। एक व्यवसायी या उपभोक्ता समय पर व्यापार चालान का भुगतान नहीं करता है। क्रेडिट जोखिम एक क्लासिक उदाहरण है जहां लेनदार का प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान नहीं मिल सकता है। एक व्यवसाय समय पर कर्मचारी की अर्जित मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, जबकि यह मुख्य रूप से एक श्रम मुद्दा है। व्यवसाय में वित्तीय स्थिरता का संकेत दे सकता है जो किसी भी लेनदार के लिए क्रेडिट जोखिम पैदा कर सकता है जो उस व्यवसाय की स्थिरता पर निर्भर हो। एक दिवालिया बीमा कंपनी पॉलिसी दायित्व का भुगतान नहीं करती है।
यह क्रेडिट जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां बीमाकर्ता दिवालियापन के कारण अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है। एक उपभोक्ता बंधक पर देय भुगतान करने में विफल रहता है। यह क्रेडिट जोखिम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि उधारकर्ता के बंधक भुगतान में चूक करने पर ऋणदाता को नुकसान हो सकता है। इसलिए सही उत्तर है ई, इनमें से सभी। 20वां क्वेश्चन है या 20वां प्रश्न है हमारे सामने। हाल ही में बैंकिंग मामलों पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ब्याज मुक्त जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सिवाय विकल्प हैं मांग जमा खाता के, सावधि जमा खाता, चालू खाता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, चालू खाता। स्पष्टीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक आमतौर पर ब्याज मुक्त जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित हैं, सिवाय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के। यहाँ विकल्पों का विश्लेषण है। सबसे पहला है मांग जमा खाता। आमतौर पर उन खातों को संबंधित करता है जिसमें बिना किसी सूचना के कभी भी धन निकाला जा सकता है, जबकि यह खाते ब्याज धारक या गैर ब्याज धारक हो सकते हैं। आमतौर पे चालू खातों से जुड़े होते हैं जो आमतौर पे ब्याज नहीं देते। अवधि जमा खाता। यह खाते बैंक पर ब्याज अर्जित करते हैं, इन्हें ब्याज मुक्त जमा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। चालू खाता। चालू खाते आमतौर पर ब्याज मुक्त होते हैं और मुख्य रूप से व्यवसाय और व्यक्तियों द्वारा बार बार लेन देन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बैंक चालू खातों में बिना ब्याज के जमा स्वीकार कर सकते हैं। दोनों ए और बी। चूंकि अवधि जमा खाते ब्याज अर्जित करते हैं, यह विकल्प गलत है, इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प भी गलत है क्योंकि सी ऑप्शन जो था चालू खाता का वो सही था। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक तरलता अनुपात के बारे में सही है? विकल्प है यह वाणिज्यिक बैंकों की अर्थव्यवस्था में अधिक पैसे डालने की क्षमता को सीमित करता है, इसे केवल नकद के रूप में बनाए रखा जाता है, यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करता है, वाणिज्यिक बैंकों की सॉल्वेंसी सुनिश्चित नहीं करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, वाणिज्यिक बैंकों की अर्थव्यवस्था में अधिक धन पंप करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। एक्सप्लेनेशन। वैधानिक तरलता अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एक विनियमन है जो बैंकों को उनके शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्तियों जैसे नकद, सोना या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य करता है। यहाँ बताया गया है विकल्प एसएलआर के प्रभाव को सही ढंग से कैसे समझाता है। लिवरेज को प्रतिबंधित करना। बैंकों की जमा राशि एक विशिष्ट अनुपात तरल संपत्तियों के रूप में रखने की आवश्यकता के द्वारा एसएलआर प्रभावी रूप से उस धन की मात्रा को सीमित करता है जिसे बैंक उधार दे सकते हैं। इसका मतलब है कि एसएलआर जितना अधिक होगा, बैंकों के पास ऋण और निवेश के लिए उतना ही कम धन उपलब्ध होगा। इस प्रकार उनकी लिवरेज को प्रतिबंधित करता है। मनी सप्लाई पर प्रभाव। एक उच्च एसएलआर बैंक प्रणाली में तरलता को कड़ा कर सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में कमी हो सकती है, और यह प्रतिबंध आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि व्यवसाय और उपभोक्ता के लिए उधार लेने के लिए कम धन उपलब्ध होता है। कैश रिजर्व अनुपात से तुलना। जबकि सीआरआर बैंकों को आरबीआई के साथ नकद भंडार के रूप में जमा राशि का हिस्सा रखने के लिए अनिवार्य करता है, एसएलआर उन्हें तरल संपत्तियों को रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें एसएलआर अर्थव्यवस्था में क्रेडिट वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक और उपकरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड प्रकार भूरा रंग से चिन्हित नहीं है? विकल्प है विविधीकृत फंड, आई फंड, सेक्टोरल फंड, इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है आई फंड्स। स्पष्टीकरण। म्यूचुअल फंड वर्गीकरण के संदर्भ में रंग कोडिंग का उपयोग निवेशकों को विभिन्न प्रकार के फंड और उनके संबंधित जोखिम स्तरों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह रंग कोडिंग आमतौर पर कैसे काम करती है? पहला है ब्राउन रंग। आमतौर पर उन फंडों से जुड़ा होता है जो विशिष्ट निवेश रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें शामिल है सेक्टोरल फंड।
यह फंड अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा आदि में निवेश करते हैं। आमतौर पर ब्राउन रंग से चिन्हित होते हैं। इंडेक्स फंड, यह फंड एक विशिष्ट बाजार सूचांकन को ट्रैक करते हैं और अक्सर ब्राउन के तहत वर्गीकृत होते हैं। लार्ज कैप फंड्स मुख्य रूप से बड़ी कैप कंपनियों में निवेश करते हैं और इन्हें भी ब्राउन रंग से चिन्हित किया जाता है। आई फंड्स, यह फंड्स मुख्य रूप से बॉन्ड और डिबेंचर जैसे ऋण साधनों में निवेश के माध्यम से नियमित आय उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन्हें आमतौर पर एक अलग रंग, अक्सर नीला या कोई अन्य नामांकन जो इन्हें विकास उन्मुख या इक्विटी केंद्रित फंडों से अलग करता है, से चिन्हित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है? विकल्प है रोजगार और स्वरोजगार से वेतन, फर्मों को लाभ, पूंजी के ऋणदाताओं को ब्याज, भूमि के मालिकों को किराया, उपरोक्त सभी। उत्तर देने के लिए 10 सेकंड है, समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य एक देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जिसे आमतौर पर वार्षिक रूप से मापा जाता है। इसमें देश के निवासियों द्वारा अर्जित विभिन्न प्रकार की आय शामिल होती है। इसमें शामिल है रोजगार और स्वरोजगार से मजदूरी, इसमें कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली सभी क्षतिपूर्ति शामिल है, जिसमें स्वरोजगार से वेतन और मजदूरी शामिल है जो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फर्मों को लाभ, व्यवसाय द्वारा खर्चों को घटाने के बाद उत्पन्न लाभ राष्ट्रीय आय का हिस्सा होते हैं। यह फर्मों द्वारा उनके संचालित से आय अर्जित को दर्शाता है। पूंजी के ऋणदाताओं को ब्याज, उन व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अर्जित ब्याज जो पूंजी प्रदान करते हैं वो इसमें शामिल है। भूमि के मालिकों को किराया, ये भी इसका हिस्सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य बैंकों द्वारा मानी जाती है जो एक LIC पॉलिसी के खिलाफ ऋण देता है? विकल्प आपके सामने है, 10 सेकंड का समय है, समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है संपूर्ण मूल्य। स्पष्टीकरण, जब बैंक जीवन बीमा निगम पॉलिसी के खिलाफ ऋण पर विचार करते हैं तो वे आमतौर पर निम्नलिखित मूल्य का आकलन करते हैं। मूल्य, यह वह राशि है जो बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर दी होती है। हालांकि इसे आमतौर पर ऋण गणना के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पॉलिसी के नकद मूल्य के बजाय भविष्य के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण मूल्य, यह वह राशि है जो पॉलिसी धारकों को पॉलिसी की परिपक्वता से पहले इसे समाप्त करने का निर्णय लेने पर प्राप्त होगी। यह मूल्य पॉलिसी के भीतर नकद संचय को दर्शाता है। आमतौर पर LIC पॉलिसी के खिलाफ ऋण देते समय बैंकों द्वारा मुख्य विचार होता है। बीमित मूल्य, यह शब्द आमतौर पर पॉलिसी के खिलाफ ऋण के संदर्भ में कम सामान्यतः उपयोग किया जाता है। यह कवरेज राशि को संबंधित करता है, लेकिन यह ऋण मूल्यांकन के प्राथमिक विचार नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग समरी में हमने देखा निवेश सलाहकार अनुशासन, शेयर धारकों को वितरित कंपनी के आय, नाबार्ड विनियमन, ऋण योजना, लाभार्थियों के लिए वित्त पोषण, बीमा उत्पाद बेचने वाले बैंक। जीवन बीमा पॉलिसी के तहत अधिकारों का हस्तांतरण, सूक्ष्म ऋण की अवधारणा, इक्विटी शेयर का सामान्य नाम, EMV का संक्षिप्त रूप, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर डिपॉजिटरी वाली कंपनियां, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, CLS के तहत अधिकतम ऋण सीमा, भारतीय बंधक गारंटी निगम के कार्य, नगद आरक्षित अनुपात, रखरखाव, रिवर्स मर्जर की व्याख्या, भारत में न्यूनतम सावधि समय अवधि, वस्तु में एक मुख्य नियम, कंपनी बैलेंस शीट में गैर संपत्ति, क्रेडिट जोखिम स्थितियां, बैंकों द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त और बाकी ये सभी चीजें। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। इस लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।